Very good evening to all my dear exam fighter family member। दोस्तों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल 2022 के सिलेबस का जो हमारा पेपर थर्ड है उसके जीएस सेक्शन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया था पढ़ना। और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का जो संविधान बना तो एक दिन में नहीं बना। जिस पर आज़ादी को पाने में हमें वर्षों लग गए, उसी प्रकार यहाँ पे भारतीय संविधान को भी प्राप्त करने में वर्षों लग गए। इसका एक लंबा इतिहास रहा संविधान को प्राप्त करने का। संविधान का जो प्राप्त हुआ हमें वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके पहले का एक लंबा इतिहास को पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसका स्टार्ट होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अंत में वो कैबिनेट मिशन तक हम लोग पढ़े कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन होता है। और उसी संविधान सभा का गठन होने के बाद वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहेंगे कि संविधान सभा का जब कैबिनेट मिशन के माध्यम से ये जो मिशन 1946 में आता है, इस मिशन के माध्यम से भारत के लिए संविधान सभा का गठन हो जाता है। और वो संविधान सभा का जब गठन हो जाता है तो वह संविधान सभा भारत के लिए किस प्रकार संविधान का निर्माण करती है, संविधान निर्माण की वो प्रक्रिया क्या है, आज उसी प्रक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके जस्ट इस वीडियो के बाद हम लोग इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे जो इस चैप्टर्स के टॉप होंगे। और आप लेक्चर्स को बिल्कुल अच्छे से सुने, एक जो सेंटेंस बोलूँगा उससे क्वेश्चन अराइज होगा। और अगर आपके पास पेन हो और कॉपी हो तो आप बिल्कुल उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके सुविधा के लिए मेरा जो संस्थान है खुद का ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ाने के लिए, कोविड के पहले जो मेरा संस्थान था एमआर एकेडमी नाम था उसका, एमआर एकेडमी। तो एमआर एकेडमी का भी मैं आपको इसी वीडियो में नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप इस वीडियो को रोक कर उसके माध्यम से आप उस नोट्स के माध्यम से भी अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको देंगे ही। तो सबसे पहले एक नॉलेज ले लेते हैं भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है इसके बारे में एक नॉलेज पहले हम लोग ले लेते हैं, आखिर किस प्रकार बना, एक ब्रीफ हिस्ट्री ले लेंगे, फिर जो नोट्स है उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में कैबिनेट मिशन तक आए थे और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो संविधान सभा में कुल कितने मेंबर होने थे? 389। संविधान सभा में 389 सदस्यों को होना था। और उस दौर में भारत में जो पूरा भारत क्षेत्र था वह बेसिकली दो हिस्से थे। उसके दो हिस्से थे जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, उसे हम लोग ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। और ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे राजवंश थे या छोटे छोटे रियासत थे जिन्हें ब्रिटिश ने छोड़ दिया था। बस आपको टाइम पे टैक्स पहुंचा देना है, हमारे अधीन ही आपको रहना है, लेकिन आप अपने राज्य में खुद ही राज कीजिए। बस समय समय पे गिफ्ट नजराना वो जाके ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी उनको वो उपलब्ध करा देते थे अपनी, और रियासत को बचाने में सफल रहे थे। इस तरह भी बहुत सारे क्षेत्र थे। और कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, मतलब इसको केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशल रूल चलता था। तो टोटल जो हमारे पूरा एरिया था इंडिया का, उसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो जो 389 मेंबर्स होने थे संविधान सभा में जो 389 मेंबर होने थे, उनका अलग अलग विभाजन किया कि 292 यानी 292 सदस्य होंगे कहाँ के? ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। और 93 सदस्य 93 ओनली 93 मेंबर जो होंगे देसी रियासत से आएंगे। और 4 जो मेंबर हैं वो कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। 292 प्लस 93 प्लस 4 मिला के 389 हो जाता है। यानी 389 मेंबर को कहाँ कहाँ से चुनना था?
तो ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 मेंबर को चुने जाने थे। यानी टोटल 389 मेंबर चुने जाने थे। और इसका चुनने का जो नियम बनाया था उसमें कहा गया था कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर को चुना जाएगा। 10 लाख जो आबादी होगी उस पे एक मेंबर को चुना जाएगा। यानी जिस प्रांत की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, जिस प्रांत में जितने ज़्यादा लोग होंगे, उसे निश्चित ही उतना ज़्यादा प्रतिनिधि उस क्षेत्र से आएंगे। तो कहा गया था अगर मान लीजिए बंगाल की आबादी अगर 40 लाख है तो बंगाल से 4 लोग चुने जाएंगे। बंगाल की आबादी अगर 40 लाख है तो वहाँ से 4 लोग चुने जाएंगे। और इस प्रकार सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि टोटल आने थे 389। तो 389 मेंबर और सभी क्षेत्रों से, ब्रिटिश प्रांत से, देसी रियासत से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। तो जो देसी रियासत से आने थे वहाँ पर 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर चुने जाना था। और जो देसी रियासत से वहाँ मनोनीत होना था। देसी रियासत से जो प्रतिनिधि आएंगे वो मनोनीत प्रतिनिधि आएंगे। वहाँ के जो रियासत के जो राजा थे वो उसे मनोनीत करेंगे। जबकि ब्रिटिश प्रांत के जो आने थे वो वहाँ पे जो उनका जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1946 में, वहाँ के जो चुने गए प्रतिनिधि थे वो भेजेंगे 292 मेंबर को। और देसी रियासत वाले मनोनीत रहेंगे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वाले भी वहाँ पे जो प्रतिनिधि थे उसके माध्यम से आएंगे। तो ये था क्राइटेरिया कि 389 मेंबर कैसे आएंगे और किन किन क्षेत्रों से कितना आएंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए फिर 19 जुलाई 1946 में ही चुनाव हुए। और चुनाव में जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि ब्रिटिश प्रांत से जितने लोगों को जाना था 292 को, वो चुनाव के माध्यम से गए। देसी रियासत से 93 लोगों को जाना था, वो मनोनीत रूप से गए। और ये भी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग थे, ये भी चुनाव के माध्यम से गए। तो 389 मेंबर का चुनाव हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भारत का 1947 में विभाजन हो जाता है माउंटबेटन योजना के तहत। और विभाजन के बाद जो भारत का मेंबर होता है संविधान सभा में, उसकी संख्या घट जाती है और 389 से वो 299 हो जाती है। क्योंकि जो 6 एरिया पाकिस्तान में पड़ गया उसके प्रतिनिधि पाकिस्तान के संविधान सभा के मेंबर हो गए। इसलिए भारत का जो संविधान सभा का मेंबर था, सदस्य थे, 389 से 299 हो गया आज़ादी के बाद। यानी अगर अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए विभाजन के बाद भारत के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही, तो 299 और पहले कितना था 389। इसी प्रकार देसी रियासत में भी पहले टोटल भारत क्षेत्र में 93 था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो देसी रियासत में भी ऑल घटना ही है, तो वहाँ भी घट गया। 93 से ये हो गया 70, 93 से ये हो गया 70, वहाँ भी घट गया। अगर देखा जाए तो टोटल थे 299। एक मिनट से क्लियर करता हूँ। तो टोटल विभाजन के बाद कितने मेंबर होने थे 299। विभाजन के बाद 299 मेंबर होने थे। इसमें से ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत में कितने कितने हो गए, तो ब्रिटिश प्रांत जो थे वहाँ 229 229 बचे, ब्रिटिश प्रांत में 229, जबकि देसी रियासत में जो पहले 93 था अब 70 बचा। आप दोनों को जोड़िए 299 हो गया। तो अब 299 में भी दोनों का डिवीजन कर दिया 70 और 229। जब सारे मेंबर्स का चुनाव हो गया तो चुनाव होने के बाद पहला ही काम होता है बैठकों का दौर चला। और सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का जब गठन हो जाता है तो उसका पहला बैठक होता है और वो बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। और बैठक जब पहली बार हुआ तो उस समय तो अध्यक्ष, कोई भी बैठक में कोई भी कार्य होता है तो पहले अध्यक्ष होना चाहिए। तो उस वक्त तो पहला ही बैठक हो रहा था तो अध्यक्ष नहीं था। तो जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे उम्रदराज थे उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के जो टोटल मेंबर 299 थे
उसमें से सबसे उम्रदराज थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के थे। इसे टेम्पोररी या अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है 9 दिसंबर 1946 को ही। लेकिन बाद में जब संविधान सभा का विधिवत कार्य करना प्रारंभ हो जाता है तो फिर 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है संविधान सभा का। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो और सिर्फ पूछा जाए आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अगर वहाँ अस्थायी जोड़ेगा तब हम सच्चिदानंद सिन्हा का आंसर करेंगे। अगर अस्थायी वर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर करेंगे। अगर अस्थायी दे देगा, वहाँ पे टेम्पोररी दे देगा, तो डॉक्टर सिन्हा। ये बस 2 दिन के लिए, ओनली 2 डेज के लिए थे ये, ओनली 2 डेज के लिए बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 दिनों के लिए बने थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कार्य जब करना, अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो उन्होंने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। और जो पहला कार्य हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया संविधान सभा में। किसके द्वारा? डॉक्टर जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, JL नेहरू, हमारे प्रथम PM JL नेहरू। JL नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिस प्रस्ताव का नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और यह रिजोल्यूशन पास हो गया 22 जनवरी 1947 को। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया JL नेहरू, नेहरू जी ने पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, इस डेट को याद रखिएगा। और ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। इसके बाद अब और भी कार्य के लिए क्या किया? बहुत सारे समिति और उप समितियों का भी गठन किया गया, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा था और पूरे देश के लिए संविधान सभा एक साथ सभी क्षेत्रों पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाती और काम को अच्छे से करने के लिए उसे कुछ लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि 299 मेंबर हैं, टोटल 299 मेंबर थे और 299 मेंबर एक साथ मिलके किसी चीज़ को कार्य करेंगे तो वो संभव नहीं था कि सभी लोग एक साथ रहें, तो उसमें डिवीजन कर दिया। तो बहुत सारे समिति का निर्माण हुआ और उप समिति कमेटी बना दिया और उसको पर्टिकुलर काम दे दिया गया, ये समिति ये काम करेगी, अगला समिति अलग काम करेगी। जैसे हम लोग भी कोई प्रोग्राम करते हैं, या दुर्गा पूजा या छठ कुछ भी, तो वहाँ भी कमेटी का गठन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी बहुत सारे समितियाँ बने। कहा जाता है कि मुख्य जो समिति थी वो 8 समितियाँ थी, जबकि अन्य बहुत सारे छोटे छोटे समितियाँ, जिसे उप समिति भी कहा जाता था। तो ये समितियों का गठन हुआ और अलग अलग समिति को अलग अलग कार्य दिया गया। जैसे संघ समिति बनी, तो संघ के बारे में, संघ हमारा किस प्रकार का होगा, तो उसके बारे में निर्णय लेना था। इसके अध्यक्ष नेहरू जी बने। इसी प्रकार प्रांतीय संविधान समिति बनी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल बने। और इसमें से जो सबसे प्रमुख समिति था उसे कहते थे प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने और इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति को का काम था पूरे संविधान का ड्राफ्ट करना, किस सेक्शन में क्या रहेगा, पूरे संविधान की रूपरेखा तैयार करना। और इतने महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और इस समिति में कुल 7 मेंबर थे, अध्यक्ष को मिला के कुल 7 मेंबर थे। और इस समिति का जो निर्माण किया गया, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद और 6 सदस्य, जिसमें से 2 सदस्य की मृत्यु हो जाती है उसके कार्य के दौरान ही। वो 2 सदस्य थे BL मित्र और DP खेतान। और जैसे BL मित्र जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर N माधव राव को नियुक्त किया जाता है, N माधव राज।
और जो टी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है उसके स्थान पर टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बना दिया जाता है। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। इस 7 में से 2 सदस्य का डेथ हो जाता है, उसके कार्यावधि के दौरान ही डेथ हो जाता है। उन 2 सदस्यों के नाम है बी.एल. मित्र और दूसरा डी.पी. खेतान। तो बी.एल. मित्र की जब मृत्यु होती है उसके स्थान पर एन. माधवन को नियुक्त किया जाता है, और जब डी.पी. खेतान की मृत्यु होती है उसके स्थान पर टी. कृष्णामाचारी को नियुक्त किया जाता है। और प्रारूप समिति अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है, और प्रारूप समिति काफ़ी शानदार तरीके से अपना कार्य करती है, और अंततः वो अपना प्रारूप भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत कर देती है, जिसे फिर विचार विमर्श के पश्चात उसके प्रारूप को भारतीय संविधान सभा स्वीकार कर लेती है, और फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित भी कर देती है। जो संविधान का प्रारूप है वो फरवरी 1948 में इसे प्रारूप भी कर दिया जाता है अप्रूवल के साथ। अर्थात हमारा संविधान विभिन्न समितियों के माध्यम से बनकर रेडी हो जाता है, प्रारूप को भी अप्रूवल मिल जाता है, और सभी समितियों ने मिलकर कार्य किया, और अंततः हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 तक। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949, ये जो डेट देख रहे हैं, इस डेट को बन के पूरी तरह से तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है संविधान। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित करके अप्रूवल करके छोड़ दिया जाता है। इस दिन लागू नहीं करता है, इस दिन लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, कुछ महीनों के बाद। इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हमारे देश में 26 जनवरी को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में, काल्पनिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से मनाया जा रहा था। लेकिन भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को ही, अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज जा रहे थे, हमारे नेता रोक के उसको बोलेंगे नहीं नहीं आप रुक जाइए और 2 महीना रुक जाइए, आप 26 जनवरी तक रुक जाइए, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आप उसके पहले नहीं जा सकते हैं। ऐसा तो संभव था नहीं। तो वास्तविक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1900 वास्तविक स्वतंत्रता दिवस जो था वो 15 अगस्त 1947 को हो गया। वो अटूट सत्य था। लेकिन जो काल्पनिक मनाते आ रहे थे 26 जनवरी 1930 से ही, तो उसका ये महत्व को देखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि वो दिन भी यादगार, जो अभी हम लोग मना रहे थे, भविष्य में भी यादगार डेट के रूप में बना रहे। क्योंकि संविधान बन के रेडी है, तो 2 महीना बाद ही लागू करेंगे तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत था नहीं। इस तरह हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है, और उसके कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू कर दिया जाता है। और जो संविधान बनता है उसमें कुल 22 भाग, जब बना संविधान तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची उसमें टोटल रहता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन होते रहा है, और आज हमारा संविधान काफ़ी, जो अनुच्छेद है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अनुसूची भी बढ़ चुकी है। तो इसका हम लोग आगे क्लास में डिस्कस तो करेंगे ही, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो आज जो एक पूरा जो संविधान निर्माण का प्रक्रिया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, कोई सेक्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, एट ए टाइम जवाब दूंगा। इसके साथ ही मैंने ये कहा कि मैं अपने संस्थान, जो मेरा ऑफलाइन संस्थान कोविड के पहले था, MR एकेडमी का एक नोट्स भी अवेलेबल आप लोग को करा रहा हूँ, जो कि इसके जस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आप इसको स्टडी करेंगे, इसको रीडिंग करेंगे, तो कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कह सकते हैं। वैसे मैं एक बार आप लोगों के सामने इसे रीड करके बता देता हूँ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे 389 सदस्य थे। 292 प्रांतीय विधानसभाओं से लिए गए थे, 93 देशी रियासतों से लिए गए थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे। और प्रत्येक क्षेत्र से, जैसे मैंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के द्वारा, प्रमुखों के द्वारा किया, रियासत के जो प्रमुख थे उसके द्वारा किया जाना था, यानी इसका मनोनयन होता।
मतलब वो जिसको नॉमिनेट कर देंगे वही बन जाएंगे। तो वहाँ पे लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी देसी रियासतों में, वहाँ राजा हुआ करते थे। इसीलिए इसी के तहत जुलाई अगस्त महीने में वहाँ चुनाव होता है संविधान सभा के लिए, और इस प्रकार संविधान सभा का गठन हो जाता है, संविधान सभा का चुनाव हो जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इन चीज़ों को भी याद कर सकते हैं। ब्रिटिश भारत के लिए जो आवंटित सीट था, तो उसमें से 292 था हमारा ब्रिटिश प्रांत से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, यानी 296 हो गया। तो 296 में से कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटों को जीता, मुस्लिम लीग ने 73 सीटों को जीता, और जो निर्दलीय लोग थे या छोटी छोटी पार्टियां थे उन्होंने 15 सीटों को जीता। तो बेसिकली आपको याद रखना है मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने कितना जीता 73, कांग्रेस ने कितना 208, टोटल 292 प्लस 4, 292 आप समझ रहे होंगे ब्रिटिश प्रांत प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र। तो 292 प्लस 4 296 क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इसमें से मुस्लिम लीग ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 और कांग्रेस पार्टी ने 208 सीट जीता, और अन्य पार्टियों ने 15 सीटें जीती। लेकिन जो देसी रियासत थे वहाँ पे कोई चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पे देसी रियासत में मनोनयन हुआ। और देसी रियासत में कुल कितने लोगों को चुना जाना था, अभी हम लोग यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, देसी रियासत से 93 लोगों को चुना जाना था। तो 93 लोग जो थे वो मनोनयन से आने थे, वहाँ के जो राजे थे उसे नॉमिनेट करेंगे। अर्थात हम लोग देख चुके चुनाव भी हो गया, और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल जो कि हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए वो चीज़ आपको बता मैं कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। बिल्कुल, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो संविधान सभा जो थी, तो देश आज़ाद जो हो गया तो उसे चलाने के लिए संसद चाहिए, उसे विधायिका चाहिए। तो उस समय विधायिका के रूप में संविधान सभा ने ही वो दायित्व निभाया। और जब तक भारत के लिए चुनाव नहीं हो गया और प्रॉपर वे से संसद का गठन नहीं हो गया, तब तक विधायिका का काम कौन कर रही थी, यही संविधान सभा। तो संविधान सभा का 2 कार्य था, एक विधायिका का काम जो देश के लिए कानून बनाएगी, और उनका दूसरा काम था संविधान सभा वाला जो कि देश के लिए संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा के 2 कार्य थे, अच्छे से समझ लीजिए। कब तक, जब तक प्रथम आम चुनाव 1950-51 में नहीं हो गया। तो 2 काम थे, पहला कानून बनाना, देश के लिए कानून बना रही थी संविधान सभा, उसके लिए इसका गठन ही हुआ था। दूसरा काम था देश के लिए संविधान बनाना, जिसके लिए इसका गठन हुआ था। तो संविधान सभा का 2 कार्य, पहला देश के लिए संविधान बनाना, इसके लिए उसका गठन हुआ था। दूसरा देश के लिए कानून बनाना, क्योंकि उस समय देश में विधायिका था नहीं, तो कानून भी बना रहे थे और संविधान भी बना रही थी। और ये कब तक, 1951-52 के चुनाव के बाद, जब तक भारत के लिए प्रॉपर पार्लियामेंट का गठन नहीं हो गया, संसद का गठन नहीं हो गया, तब तक संविधान सभा ही दोनों दायित्वों को निभा रही थी। और एक अच्छी बात क्या है और याद करने लायक चीज़ क्या है, संविधान सभा के 2 कार्य हो गए, पहला कि वो कानून बनाएगी और दूसरा संविधान बनाएगी। तो जब वो कानून बनाती थी, संविधान सभा जब कानून बनाती थी, तो उस समय संविधान सभा का जो बैठक होता था उसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब संविधान सभा कानून बनाते थे उस समय उसके अध्यक्ष होते थे मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। इसलिए जीवी मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष भी बोला जाता है। और जबकि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होते थे, राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा बैठक करती थी, नहीं हमें संविधान के बारे में विचार विमर्श करना है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय उस मीटिंग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे। जबकि बोलते थे कि नहीं हमें देश के लिए कानून बनाना है, देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कानून बनाना था, वो जीवी मावलंकर वहाँ पे अध्यक्ष बनते थे। तो 2 प्रकार के अध्यक्ष उस समय थे। और जैसा कि पहले भी बताया कि जब पाकिस्तान बन जाता है तो भारत के लिए टूल जो 389 सीटें थी वो डिवाइड हो जाता है, वो 99 सीटें बचती है। और उसमें से जब 299 सीटें बचती हैं तो सबके लिए सीटें घट जाती है। ब्रिटिश प्रांत के लिए 296 में से जो सीट घट जाती है वो 299 बचती है, और विदेशी रियासत के लिए 93 से
घटकर वो 70 हो जाती है। तो इसी तरह आप इस नोट्स को स्टडी करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस सेक्शन से छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे निकलेंगे। जैसे बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार एक नाम है H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को नेहरू जी ने पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार इसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही भारत की अंततः प्रस्तावना बनी। भारत का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही उद्देश्य प्रस्ताव है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वही बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव का सारांश है वो, और वही उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न सारी समितियां बनी। ये सारी समितियां आप देख सकते हैं। संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित समिति। तो इन सारे समितियों के अध्यक्ष का नाम आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मौलिक अधिकार वाला समिति जो है उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। इसी प्रकार दो छोटी छोटी उप समितियां, मौलिक अधिकार से उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष भी थे, H.C. मुखर्जी। तो ये सारे समिति और उप समिति के जो अध्यक्ष हैं इसका नाम आपको याद कर लेना है। जैसे प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति तो जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तो इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है। इसके बाद संविधान सभा के जो समिति के अध्यक्ष थे उनको नाम याद करने के साथ ही आपको इसी सेक्शन में स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन होता है 1947 के बाद, 1947 के बाद जैसा कि मैंने पहले ही कहा, संविधान सभा ही संसद का भी कार्य करती थी और संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का भी कार्य करती थी। उस समय जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, किसे कौन सा मंत्रालय मिला गया, इसे भी आपको याद करना है। तो आप इसके माध्यम से याद कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, इसे प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो सरदार पटेल। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है, इसे आपको याद करना है, इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं, आपको इसे याद करना ही होगा। तो इसी तरह जो अंतिम इस सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, अंतिम सेक्शन संविधान सभा का जो समिति बना, जैसे पहले भी मैंने कहा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी कौन, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और प्रारूप समिति में 7 लोग थे और इसे प्रकाशित कब किया गया, फरवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया। संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे पूरे संविधान के निर्माण होने में। और जब संविधान बन गया उसे पारित कब किया गया, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होइएगा, संविधान को पारित कब किया गया। अगर पूछा जाएगा पारित कब किया गया, तो पारित किया गया हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस दिन उसे लागू नहीं किया गया। बस कि हाँ आपका सब सही है, हम लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, और संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया, जिसको कहते हैं ना अधिग्रहित किया, लेकिन इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को, जिसके कारण हम लोग 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इसी तरह 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद प्रमुख थे, उसमें नागरिकता वाला अनुच्छेद, आप याद रखिएगा कि नागरिक वाला इशू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान से भगाए जा रहे थे, तो वो आके भारत में रह रहे थे, तो किसे भारतीय नागरिक माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा, इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें विवाद चल रहा था। इसी को लेकर नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविजंस थे संविधान में, इसे उसी समय लागू कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था।
तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान पारित किया गया, या 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे के क्लासेस जब हम लोग पढ़ेंगे, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, सबका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूल संविधान में कितने भाग थे पूछा जाएगा, तो 22। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वहाँ 8। इसी प्रकार हम लोग के लिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना थी, उद्देश्य प्रस्ताव, ये संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। इसको पहले पारित तो सबको कर ही दिया, लेकिन लागू इसे सबसे बाद में किया। एक एक सेक्शन को लागू किया जा रहा था, हाँ इस भाग को लागू कर दिए। तो जो प्रस्तावना वाला भाग है, इसे सबसे बाद में लागू किया गया था। इसी प्रकार यहाँ एक टेबल दिया गया है प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सभापति अध्यक्ष एक ही होता है। तो गठन हो गया कब? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और सभापति भी वही थे। इसमें टोटल जो 7 मेंबर होने थे, तो 6 मेंबर और एक अध्यक्ष। तो इन 6 मेंबर का यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। इसमें 2 लोगों का डेथ हो गया था, BL मित्र और DP खेतान। और इनके जगह पर किन की नियुक्ति हुई, आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ भी है। संविधान सभा के अन्य कार्य, अन्य क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया संविधान सभा के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रमंडल, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया। इसका निर्णय कब लिया गया? मई 1949 में। राष्ट्रमंडल जो कि 51 देशों का एक संगठन है, वो ऐसे 51 देश हैं जो कि कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं, कभी न कभी उनके गुलाम रहे हैं, उनके उपनिवेश बनकर रहे हैं। वैसे देशों का संगठन को हम लोग राष्ट्रमंडल संगठन बोलते हैं। और वो राष्ट्रमंडल संगठन के अध्यक्ष ब्रिटेन की महारानी हुआ करती है। तो वही राष्ट्रमंडल में भारत भी मेंबर होगा, इसका सत्यापन किया गया मई 1949 में। और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, कि हमारा राष्ट्र ध्वज क्या होगा, तिरंगा है हमारा राष्ट्र ध्वज। इसे कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। इसी प्रकार राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन। तो जन गण मन राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, दोनों का सेम डेट है। और झंडा 22 जुलाई 1947। राष्ट्रमंडल में भारत मेंबर होगा, इसका वेरिफिकेशन कब हुआ? मई 1949 में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। इसी प्रकार जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उससे ही भारत का अगला राष्ट्रपति होना था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 24 जनवरी 1950 को, यानी भारत के संविधान लागू होने से पहले ही 2 दिन पहले राष्ट्रपति के रूप में इसका चयन हो गया। और पहले से भी ये क्लियर था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे वही भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होती है वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते हैं। और संविधान सभा का जब अध्यक्ष हैं, संवैधानिक प्रमुख तो यही थे, राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए अंततः उसे राष्ट्रपति भी बनना ही था, और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव के ख्याल से कुछ और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? तो 11 बैठकें हुई। संविधान के निर्माण में विदेशी देशों के संविधान को भी अवलोकन किया गया था, उसके संविधान का भी स्टडी किया गया था। जो विश्व में सफल लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं चल रही है, उनका भी अध्ययन संविधान निर्माताओं ने किया। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग कुल कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया? तो 60 देशों के। और उस समय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो 64 लाख, 64 लाख उस दौर में खर्च हुए थे संविधान के निर्माण में। पेपर या यात्रा, यहाँ से वहाँ जाने आने में, दूसरे देश के संविधान का अवलोकन जो करने गए, खाने पीने रहने, या तो उसका टाइपिंग में, प्रिंटिंग में, हर तरह के खर्च को मिला के टोटल 64 लाख, 64 लाख रुपये उसमें खर्च हुए थे। जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ यही बनता है
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इसके बाद 1951-52 में देश में चुनाव होता है। 1951-52 में देश में आम चुनाव, पहला चुनाव होता है। इसमें नई संसद बन जाती है, जो कि परमानेंट पार्लियामेंट होता है चुनाव के माध्यम से, और भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य करने वाली जो संविधान सभा थी, उसका ये दायित्व अब खत्म हो जाता है कि अब वो अंतिम संसद का भी कार्य नहीं करेगी और संविधान तो बन ही गया। तो संविधान सभा का कार्य खत्म। यानी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना बेहतरीन कार्य किया, और 2 प्रकार के उन्होंने कार्य किए। एक, भारत की संसद के रूप में भी कार्य किया, और दूसरा उन्होंने कार्य किया देश के लिए संविधान का निर्माण किया, और एक बहुत ही शानदार संविधान हमारे देश को दिया है, जिस संविधान के बदौलत आज हमारे देश का कानून व्यवस्था सब कुछ चल रहा है। तो आज हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। पहले हम लोगों ने देखा यहाँ तक कैसे पहुंचा भारत, संविधान के निर्माण तक, या संविधान का डिमांड जो था वो कैसे पूरा हो, पहले हम लोग वो देखें। आज हम लोग देखें संविधान का निर्माण हो गया, संविधान का निर्माण भी हो गया, संविधान लागू हो गया। अब हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में। हमारे पास जो संविधान बन गया है, हमारा जो संविधान रेडी हो गया है, अब वो संविधान कैसा है, ये संविधान कैसा है, इसका प्रारूप कैसा है, संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं, संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची है, कितने मूल अधिकार है, इन सब चीज़ों का अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो टोटल 22 भाग हैं। तो सारे का हम लोग कल से अगले क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहाँ पे इंडियन पॉलिटी का क्लास लगातार प्रतिदिन इवनिंग की हो रही है, और इसके बाद आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ भी मिलने वाला है। जस्ट इस वीडियो के बाद 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल हैंड रिटन में होगा, और इसी अभी जो चैप्टर का क्लास हुआ है, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपसे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहें, और आप लोग मेरे आंसर से पहले जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching.